सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरी स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण और उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन राय को। तो देखिए, राजा राम मोहन राय नाम के अंदर ही उपाधियाँ छुपी हुई है। राजा की जो उपाधि थी वो इन्हें किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, जब इनको विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था। और राय की उपाधि इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में मिली थी, यानी कि इन्हें अपने पिता से राय की उपाधि मिली थी। तो अब देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर हुगली बंगाल के अंदर हुआ, यानी कि राधानगर बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी, और इनका संबंध कुलीन ब्राह्मण परिवार से था। 12 भाषाओं के ज्ञाता थे और 3 विवाह इनके द्वारा किए गए थे। और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1838 को ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर या यूके के अंदर हुई थी। आरंभिक शिक्षा इनकी स्थानीय पाठशाला में ही हुई थी बंगाली भाषा में। उसके बाद में पटना चले गए थे मदरसे में, तो अरबी फारसी व कुरान का अध्ययन किया वहाँ पर। उसके बाद में वाराणसी गए तो वहाँ पर संस्कृत और हिंदू दर्शन को सीखा, और तिब्बत गए तो वहाँ पर बौद्ध दर्शन को सीखा। अब देखिए, इनके उपनाम से हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक या पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला महान नेता और 9 दिन का प्रातः तारा भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इसके अलावा अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, मॉर्निंग स्टार और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। आप देखोगे कि इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संचालन किया था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा? युगदूत कहा। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीयता का पैगंबर भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर आप राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे हो ना, तो कम से कम आपको ये चीज़ें जो हाईलाइट की हुई है ना, ये चीज़ें तो आपको एकदम याद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से देखना है एक बार अपने कि शुरुआत करते हैं एक बार ब्रीफ के अंदर, उसके बाद में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, कई जगह तो 1803-4 दिया होता है, कई जगह 1809 दिया होता है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप 1809 मानकर इसको याद कर लेना कि 1809 के अंदर उन्होंने तुफात उल मुआहिदीन की रचना की, जिसे क्या कहा जाता है? एकेश्वरवादियों को उपहार कहा जाता है, या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। 1809 में तो इसकी रचना की। 1803 से लेकर के 14 तक इन्होंने कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम किया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कर्मचारी के रूप में काम किया था। 1814 में कलकत्ता आए थे। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा यानी कि फ्रेंड सोसाइटी का गठन किया। 1816 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया, और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के प्रयासों और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से की गई। 1817 में इन्होंने कलकत्ता के अंदर अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। 1819 में मद्रास के सुब्रमण्यम शास्त्री को इन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस यानी कि ईसा के नीति वचन लिखे। 1821 में इन्होंने ब्रह्म निकल मैगजीन, ठीक है ना, एक द्विभाषी मैगजीन थी, उसको छापने का काम किया। उसके बाद में 1821 में संवाद कौमुदी लिखी। 1822 में मिरातुल अखबार लिखा। ठीक है, संवाद कौमुदी का नाम था प्रज्ञा का चांद, और मिरातुल अखबार को कहते थे बुद्धि का दर्पण। 1822 में इनकी एक पुस्तक आई, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, लिखी इन्होंने 1822 में। 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1826 में बंगला व्याकरण लिखा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और कब की? 20-8-28, यानी 20 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो 20-8-28 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में सार्वभौमिक धर्म यानी यूनिवर्सल रिलीजन को लिखा। 1829 में बंगदूत पत्र निकाला। 1830 में ये लंदन गए, और 33 में इन्होंने गौड़ी व्याकरण लिखा, और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है लंदन के अंदर। अब देखिए, ये तो एक केवल ब्रीफ था, अब इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर किसी बच्चे को पूरा याद नहीं होता ना, तो कम से कम इतनी चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी, और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाता है। अब देखिए,
राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, किन चीज़ों का उन्होंने विरोध किया, किन का समर्थन किया, उसको देखिए। तो राजा राम मोहन राय कर्म व पुनर्जन्म के विषय पर मौन थे। अब राजा राम मोहन राय ने किन किन बातों का विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, त्रिदेव यानी कि जो त्रित्व की अवधारणा है उसका विरोध किया, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, रैयतवाड़ी व्यवस्था और जूरी एक्ट, इन सभी का राजा राम मोहन राय ने क्या किया? विरोध किया। तो देखोगे एक प्रकार से कि जो समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां थी, जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, तो सोच के देखो आपकी एक व्यक्ति आज से लगभग 200 सवा 200 साल पहले समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनके खिलाफ प्रचार कर रहा है, उनका विरोध कर रहा है, लोगों में क्या कर रहा है? एक नई विचारधारा से अवगत कराने का प्रयास कर रहा है। तो जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उस समय क्या था कि एक व्यक्ति कई पत्नियां रख सकता था, तो बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया। सती प्रथा का लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि जब उनकी भाभी सती हो गई थी तो उसके बाद में उनके जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है और वो एकदम इस जो कुप्रथा ना इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो घर घर जाते हैं और जहाँ भी कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो वो अपने दोस्तों के साथ में जहाँ शमशान घाट होता है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर उनके प्रयासों से बहुत सारी महिलाओं को सती होने से बचाया गया। तो इस प्रकार से सोच के देखो कि उस समय जब रूढ़िवादिता का इतना बोलबाला था, पूरा जो हिंदू समाज था, रूढ़िवादी समाज था, उस समाज के सामने अपने आप को खड़ा करना, उन विचारों के खिलाफ खड़ा करना और समाज में एक नई जागृति पैदा करना, किस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने कार्य किया था। समर्थन किन किन बातों का किया इन्होंने? तो इन्होंने निर्गुण व निराकार परमात्मा का समर्थन किया, एक ही ईश्वर को मानते थे, एकेश्वरवाद व अद्वैतवाद का समर्थन किया, सर्वधर्म सद्भाव का समर्थन किया, नैतिकता व कर्मफल में विश्वास किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, स्त्री को संपत्ति के अधिकार दिलाने के लिए ठीक है प्रयत्न किया इन्होंने, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। ये बहुत बड़ी बात है कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन इनके द्वारा किया गया। स्थायी बंदोबस्त का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया था। देखिए उस समय अंग्रेजों ने जो व्यवस्था लेकर आए थे स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त का तो क्या कर रहे हैं? वो समर्थन कर रहे हैं। और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उसका क्या किया? विरोध किया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया। यानी कि सोच के देखिए कि आज से 200 सवा 200 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की बात कर रहा है, तो शक्ति पृथक्करण का समर्थन किया। प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण हो, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे जो प्रशासनिक पद है वहां पर क्या भारतीय लोगों को भी वहां पर जगह मिले, इस बात का क्या किया इन्होंने? समर्थन किया। मानव विवेक व तर्क शक्ति के समर्थन किया और शैव विवाह पद्धति अपनाने पर जोर दिया। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय, किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। ये इनका कथन है कि किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न ही किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका कहना था कि मान लो कोई पुस्तक किसी ने लिख दी तो उसके ऊपर आपको आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने तर्क वितर्कों को उसके ऊपर जानना चाहिए, तर्क करना चाहिए, ठीक है ना, सोचना समझना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बुक के अंदर जैसा लिख दिया आप उसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो इन बातों को राजा राम मोहन राय ने कहा। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में विलियम कैरी व विद्या वागिस के साथ मिलकर महापरिनिर्वाण तंत्र ग्रंथ लिखा, जिसमें ब्रह्मा व ईसा मसीह के बीच सामंजस्य स्थापित करने का असफल प्रयास किया गया। यानी महापरिनिर्वाण तंत्र विलियम कैरी और विद्या वागिस के साथ मिलकर इन्होंने लिखा ग्रंथ और इसमें ब्रह्मा और ईसा मसीह के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का असफल प्रयास किया गया। अब देखिए 1803 से लेकर के 1800, सोच के देखिए 12 भाषाओं के ज्ञाता थे और इन्होंने कंपनी के अंदर भी क्या किया? काम किया 1803 से लेकर के 1814 तक। तो देखिए 1803 में जमालपुर ढाका के कलेक्टर थॉमसन वुडरोव के मुंशी के रूप में इन्होंने काम किया। 1805 से 14 तक जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में काम किया। 1803 में राजा राम मोहन राय अपने पिता की मृत्यु के बाद मुर्शिदाबाद रहने लगे और यहाँ पर अपनी पहली पुस्तक लिखी थी तूफात उल मुआहिदीन। तो यहाँ पर आपको 1809 ही ध्यान में रखना, कई जगह 1803-4 भी आता है लेकिन आप 1809 याद रख सकते हो। नेक्स्ट है देखिए तूफात उल मुआहिदीन क्या थी?
तो 1809 के अंदर ये इन्होंने किताब लिखी, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है कि तुफातुल मुहाइदीन किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई। इसके अलावा इसमें एकेश्वरवाद व अद्वैतवाद का समर्थन किया। देखो सीधी सी बात है कि उस समय जो आप कहोगे कि राजा राम मोहन राय की जो विचारधारा थी वो एक ईश्वर को मानते थे, तो एकेश्वरवाद का वो क्या करेंगे? इसके अंदर समर्थन करेंगे। हाँ, इसकी जो प्रस्तावना थी वो अरबी भाषा में थी। अगर ये फैक्ट आपको याद नहीं होता तो काम चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर याद करना है कि ये कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। इसे क्या कहा जाता है? एकेश्वरवादियों को लिए उपहार कहा जाता है, यानी कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया, यानी कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। किस किताब के अंदर? तुफातुल मुहाइदीन के अंदर। देखो सीधी सी बात है, मूर्ति पूजा की आप बात कर रहे हो, एकेश्वरवाद की बात कर रहे हो, तो एक ही ईश्वर अगर मूर्ति पूजा करेंगे, जिस समाज में मूर्ति पूजा होगी तो वहां पर आपको पता है ना कि क्या होगा? बहुदेववाद को माना जाएगा, बहुत से देवताओं को माना जाएगा। भाई कहीं पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी, कहीं पर विष्णु की मूर्ति, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि अपने धर्म के अंदर जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, तो वहां पर अनेक भगवानों को माना जाता है। और राजा राम मोहन राय क्या कर रहे थे? एक ही ईश्वर को मानते थे, एकेश्वरवाद की अवधारणा को अपनाया था। तो सीधी सी बात है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। नेक्स्ट है कि बहुदेववाद का भी विरोध किया इन्होंने। आगे देखिए कि इसके अंदर तर्कवादी मुस्लिम विचारधारा मुतजली का उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है। एक मुस्लिम विचारधारा थी मुतजली, उसका भी उल्लेख इस ग्रंथ के अंदर है। नेक्स्ट है, फारसी में अन्य पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, मंजारतुल आद्यान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फारसी में राजा राम मोहन राय ने एक अन्य पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? मंजारतुल अद्यान। 1811 में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु पर उनकी भाभी अलका मंजरी को जबरन सती होना पड़ा, और इसी से दुखी होकर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब इनकी भाभी को जबरन सती बनाया गया तो इन्होंने देखा कि किस प्रकार का वहाँ का माहौल था। उनकी भाभी को जबरन सती बना दिया गया, तो इनके मन के अंदर इस प्रथा को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध के स्वर खड़े हो गए थे, और उन्होंने जगह जगह जाकर बहुत सी महिलाओं को सती होने से बचाया था। 1814 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता आ गए थे, और कलकत्ता आए वह मणिक तला में अपने आवास पर अपने मित्रों द्वारकानाथ ठाकुर, गोपीनाथ मुंशी, राजा कालिंग किंकर घोषाल के साथ साप्ताहिक बैठक की शुरुआत कर दी, और इस संघ को 1815 में फ्रेंड्स सोसाइटी या आत्मीय सभा का नाम दिया गया। देखिए 1814 में वो आते हैं, तो सीधी सी बात है कि जब भी वो अपने आवास पर आएंगे मणिक तला के अंदर, तो एक प्रकार से उनकी मंडली बैठने लगी। उन्हीं के जैसे विचारों वाले जो लोग थे, उनके जो दोस्त थे, वे भी आने लगे 1814 में। तो एक प्रकार से उनकी एक सोसाइटी बन गई, उनके जो फ्रेंड जो थे उनकी एक सोसाइटी बन गई, और इसी को उन्होंने 1815 में क्या नाम दे दिया? फ्रेंड्स सोसाइटी या आत्मीय सभा का नाम दे दिया। इस वाद विवाद में जब ये आपस में बैठते थे सभी लोग, तो ये क्या करते थे? वाद विवाद करते थे। तो इसी वाद विवाद में ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई है, इस विषय को लेकर इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। तो इसे प्रमाणित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या कर दिया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी, और इस सोसाइटी के तहत इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? देखिए, यानी कि वेदांत सोसाइटी के मंच से इन्होंने निम्न कार्य किए। पहला क्या था कि कठ व मांडू के उपनिषद का बंगाली में अनुवाद, यानी कि जितने भी अपने उपनिषद थे ना, इनको इन्होंने बंगाली में और अंग्रेजी में इनका क्या करना शुरू कर दिया? अनुवाद करना शुरू कर दिया। किसके तहत? वेदांत सोसाइटी के अंडर रहते हुए। तो कठ व मांडू के उपनिषद का बंगाली में अनुवाद किया, ईसोपनिषद व केनोपनिषद का भी बंगाली और अंग्रेजी में अनुवाद किया, वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का बंगाली व अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद में 1825 में कलकत्ता में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। अब देखिए कॉलेज की स्थापना कौन कर रहा है? राजा राम मोहन राय कर रहे हैं, और वो कौन से वाद को मानने वाले हैं? एकेश्वरवाद को मानने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि इस कॉलेज में भी क्या होगा? एकेश्वरवाद की शिक्षा ही दी जाएगी। उसके अलावा सामाजिक व भौतिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है, कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। तो देखिए कहीं पर ये फैक्ट है ना, ठीक इसका उल्टा भी आता है कि डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। और कब की थी? 1817 में, 1817। नेक्स्ट है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी, 1822
1823 के अंदर इसकी स्थापना की गई। देखिए, यूनिटेरियन का मतलब क्या होता है कि ईसाई धार्मिक संप्रदाय के वे लोग जो एक ईश्वर में आस्था रखते हैं और त्रित्व के सिद्धांत को नकारते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यूनिटेरियन। यानी कि जो एक ईश्वर में आस्था रखते हैं ईसाई धर्म में, वे क्या कहलाते हैं? यूनिटेरियन कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी थे और वे हिंदुओं के बहुदेववाद व ईसाइयों के त्रित्व के खिलाफ थे। तो ईसाइयों में कौन सा था त्रित्व? पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा। देखिए, जो ईसाई होते हैं ना, वो 3 बातों को फॉलो करते हैं, पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा को। तो राजा राम मोहन राय क्या थे? एकेश्वरवादी थे। तो हिंदुओं के बहुदेववाद को और जो ईसाइयों का त्रित्व जो सिद्धांत था, इनके खिलाफ थे। त्रित्व की अवधारणा के खंडन हेतु 1820 और 21 में प्रसन्न कुमार टैगोर के छद्म नाम से इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ए गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस पुस्तक प्रकाशित की 1821 में। और जॉन डिग्बी के प्रयासों से 1823 में इन्होंने इंग्लैंड में भी ये पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है, इसका नाम क्या है? ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग। इस पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने ईसा मसीह को आस्तिक बताया। इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही ईसाई मिशनरियों से उनका विवाद बढ़ गया और इस विवाद को शांत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने एक रचना की जिसका नाम क्या था? 3 अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक। यानी कि क्रिश्चियन पब्लिक के लिए 3 अपील, ऐसी रचना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इसी दौरान ईसाई बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम एडम को राजा राम मोहन राय ने अद्वैतवाद का समर्थक बना लिया। यानी कि देखिए, क्या है, वो मिशनरी है, ईसाई धर्म को मानने वाला है, और उसको भी राजा राम मोहन राय ने क्या कर दिया? अद्वैतवाद का समर्थक बना लिया। और द्वारकानाथ टैगोर व एडम के साथ मिलकर कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसे नास्तिकों का समुदाय भी कहा जाता है। तो 1823 में ही क्या होता है? कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में क्या था कि ईसा के जो नैतिक आदर्श व चमत्कारिक कहानियां थी उनको अलग किया गया था। जो ईसा के नैतिक आदर्श थे और जो चमत्कारिक कहानियां बताई जाती हैं ईसा से संबंधित, उनको प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में अलग अलग करके बताया गया था। पत्रकारिता में देखिए इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो इन्होंने एक तो ब्रह्मनिकल मैगजीन छापी, पत्रिका अंग्रेजी व बंगला में द्विभाषी पत्रिका थी, लेकिन ईसाई प्रेस ने इसे छापने से मना कर दिया, जिस कारण से ये बंद हो गई। अब यहाँ पर 2 इनके पत्र हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करने की, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। एक एक चीज आपको यहाँ से याद करनी है कि संवाद कौमुदी को क्या कहा जाता है? प्रज्ञा का चांद। संवाद कौमुदी कैसे था? साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी? साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में 1 बार अंकन इसका होता था। अगली बात है कि ये किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी और इसका पहला अंक 4 दिसंबर 1821 को आया। यानी आपको जो यहाँ पर याद रखना है, एक तो ये याद रखना कि ये साप्ताहिक थी और बंगला भाषा में थी। तो याद कैसे करें? देखो कि भाई संवाद कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय कैसे व्यक्ति हैं? बंगाल के हैं, बंगाली व्यक्ति हैं। तो किस भाषा में संवाद करेंगे? बंगाली के अंदर ही क्या करेंगे? संवाद करेंगे। तो ठीक है, बांग्ला भाषा में थी। इसके जो मुख्य संपादक थे वो कौन थे? भवानी चरण बनर्जी थे। इसमें सती प्रथा का मुख्य रूप से विरोध किया गया। यानी कि अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका में सती प्रथा का विरोध मुख्य रूप से किया गया? तो वहां पर आपके पास मिरातुल अखबार भी होगा, बुद्धि दर्पण भी लिखा जाएगा, संवाद कौमुदी भी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? संवाद कौमुदी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सती के साथ है ना संवाद किया। क्या किया? सती के साथ संवाद किया। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में, क्योंकि वे बंगाली तो थे ही। तो सती के साथ क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं बांग्ला भाषा में। तो याद हो जाएगा कि बांग्ला भाषा में है और सती प्रथा का विरोध इसी पत्रिका के द्वारा किया गया। अब देखिए क्या होता है कि भवानी चरण बनर्जी के साथ में इनके मतभेद शुरू हो जाते हैं। तो मतभेद के चलते बनर्जी इनसे अलग हो जाते हैं और मार्च 1822 में वे क्या करते हैं? समाचार चंद्रिका पत्र निकालते हैं, जिसमें सती प्रथा प्रतिबंध कानून व राजा राम मोहन राय के धार्मिक व सामाजिक कार्यों की आलोचना की जाती है। यानी कि कभी जो साथ थे इनके भवानी चरण बनर्जी, वो ही क्या हो गए? इनसे अलग हो गए। और इनकी जो भी विचारधारा थी, मुख्य विचारधारा कौन सी थी? एक तो सती प्रथा का जो प्रतिबंध कानून था
इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था, वो कानून बना था। उसके अलावा जो इनके धार्मिक और सामाजिक कार्य थे, इन सभी की उन्होंने क्या की, आलोचना की। और जब ये इंग्लैंड चले जाते हैं तो इंग्लैंड प्रवास के दौरान जो संवाद कौमुदी है, इसका संपादन किसने किया, गोविंद चंद्र के द्वारा किया गया। अब देखिए मिरातुल अखबार, इसे बुद्धि दर्पण भी कहा जाता है। कैसी थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, दोनों साप्ताहिक है। ये कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। अप्रैल 1822 से इसका प्रकाशन किया गया। अब देखिए इसमें से जो लेख लिखे जाते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड के कष्ट नामक जो लेख है वो किस में छापा गया, मिरातुल अखबार में। रूस का विवाद है वो लेख किस में छापा गया, मिरातुल अखबार में। चीन के साथ संबंध जो लेख है वो किस में छापा गया, मिरातुल अखबार में। 1823 के जनरल एडम्स के अनुज्ञप्ति नियम, जो समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला नियम था, तो उस नियम के तहत इस अखबार को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा, जिससे राजा राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी के लिए आंदोलन किया। तो मेटकोफ ने क्या कर दिया, प्रेस को स्वतंत्रता दे दी। इसलिए मेटकोफ को क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए पत्र लिखने वाला जो काम कर रहे हैं, पत्रिकाओं का संचालन कर रहे हैं, वो भी राजा राम मोहन राय कर रहे हैं। और जब इनके समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया, लाइसेंस एक्ट जो अनुज्ञप्ति नियम था एडम्स का 1823 का, जब प्रतिबंधित किया गया तो उसके खिलाफ आवाज भी इन्हीं के द्वारा उठाई गई। जिस कारण से क्या हुआ, अंग्रेजों ने वो जो अनुज्ञप्ति नियम था उसको हटा लिया। इसलिए क्या कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, और मेटकोफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके अन्य लेखन कार्यों में देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा, भारतीय दर्शन का इतिहास लिखा 1829 में, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। नेक्स्ट है ब्रीफ रिमार्क्स रिगार्डिंग मॉडर्न एनक्रोचमेंट्स ऑन द एंशियंट राइट्स ऑफ फीमेल 1822 में। तो देखिए आपको है ना यहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम याद नहीं करने, केवल ऐसे इसके जो की पॉइंट है ना उनको आपको नोट आउट करना है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि एंशियंट राइट ऑफ फीमेल, और नीचे वाली जो बुक लिखी है कि कॉन्फ्रेंस बिटवीन एन एडवोकेट एंड एन अपोनेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग ए विंडो अलाइव, ठीक है, ए विडो अलाइव, बर्निंग यानी जलाया जा रहा है विडो को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बर्निंग ए विडो अलाइव, ये याद रह जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि महिलाओं को जबरन सती किया जा रहा था, तो आप यहाँ से याद रख लोगे। बर्निंग ए विडो अलाइव किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय की है। एंशियंट राइट ऑफ फीमेल किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय की है। इसके अलावा ए डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय की है। अब देखिए उस समय के इनके जो विचार थे ना वो बहुत ही प्रगतिशील विचार थे इनके। आज आप 200 सवा 200 साल के बाद में भी अपने को नहीं पता कि विश्व में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन उस समय की बात देखिए, राजा राम मोहन राय इतने प्रगतिशील व्यक्ति थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटना चक्र हो रहा था, उसके अलावा जो अन्य देशों के अंदर जो घटनाएं होती थी उनसे वो प्रेरणा लेते थे और अपने विचार उसके उनके ऊपर व्यक्त करते थे। तो देखिए इनके विचार क्या थे अंतर्राष्ट्रीयवाद पर, कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, ठीक है ना, जो बाद में यूएनओ बना था ना, तो उस हिसाब से इनका एक मत था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। इसके अलावा नेपल्स क्रांति के असफल होने से दुखी होकर सामाजिक कार्यक्रम इन्होंने क्या कर दिए थे, रद्द किए थे। नेपल्स क्रांति हुई थी 1821 के अंदर, तब इन्होंने असफल हो गई थी वो नेपल्स की क्रांति, तो इन्होंने दुखी होकर, यानी कि ये दुखी हो गए थे, ठीक है। अब याद कैसे करना देखो यहाँ पर, क्योंकि स्पेनिश उपनिवेशों की, अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशों की जीत का टॉपिक भी आएगा। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति में भी हार आएगी। याद कैसे करें, देखो यहाँ पर ऐसे याद करना, नेपल्स की जगह आप याद करो एप्पल्स, ठीक है। एप्पल नहीं मिले ना राजा राम मोहन राय को, तो वे क्या हो गए, दुखी हो गए। एप्पल्स नहीं मिले। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, यही बातें जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे रहोगे ना, तो यही बातें आपको याद आएंगी कि नेपल्स क्रांति के असफल होने पर राजा राम मोहन राय क्या हुए थे। तो आप याद करोगे कि सर ने क्या बताया था कि एप्पल नहीं मिले थे ना राजा राम मोहन राय को, तो वे दुखी हो गए थे। तो नेपल्स क्रांति असफल होने पर वे क्या हो गए, दुखी हो गए थे, और उन्होंने क्या कर दिया था, सामाजिक कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशों की जीत पर सामूहिक भोज का भी आयोजन किया था। जब दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्पेनिश उपनिवेशों की जीत हो गई थी तो क्या किया था, एक प्रकार से लोगों को बुलाकर भोज का आयोजन किया था 1823 में। नेक्स्ट है कि 1830 की फ्रांस क्रांति में चार्ल्स 10 की पराजय पर क्या जताई थी, खुशी
जताई थी, यानी कि राजा हार गया फ्रांस का, तो राजा राम मोहन राय ने खुशी जताई। अब देखिए ब्रह्म समाज, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो याद हो गया होगा, 20 और 8 कितने होते हैं, 28, 20 और 8 28, यानी 20 अगस्त 1828 को क्या होगी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई, कलकत्ता में। कहाँ पर हुई, कलकत्ता में। तो ब्रह्म समाज की प्रत्येक रविवार को प्रार्थना होती थी, जो चारों ओर है वही सत्य है, यानी कि इनका जो मूल अवधारणा थी वो क्या थी कि जो चारों ओर है वही सत्य है, ओम तत्त सत का ये सिद्धांत का पालन करते थे। ब्रह्म समाज के पहले सचिव कौन थे, ताराचंद चक्रवर्ती। तो पहले सचिव कौन थे, ताराचंद चक्रवर्ती। इन्हें मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ब्रह्म जो राजा राम मोहन राय इन्हें क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। स्टार का मतलब क्या होता है, तारा, और तारा ही क्या है, ब्रह्म समाज का पहला सचिव है ताराचंद चक्रवर्ती। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय व ब्रह्म समाज के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत बंगाल में सती निषेध कानून पारित किया। बंगाल के अंदर विलियम बेंटिंक ने क्या कर दिया, 4 दिसंबर 1829 को सती निषेध कानून को पारित किया। इस कानून के विरोध में धर्मसभा, राधाकांत देव की जो धर्मसभा थी, उन्होंने समाचार चंद्रिका से लेख प्रकाशित किए इस कानून के विरोध में। देखिए ये जो समाचार चंद्रिका थी ना, इसका केवल और केवल एक ही मकसद था कि जो भी राजा राम मोहन राय कर रहे हैं ना, उनका विरोध करना। चाहे वो सती प्रथा का कानून बना रहे हैं तो उसका विरोध करना, राजा राम मोहन राय के जो भी धार्मिक उनके जो आप ये कह सकते हो जो उनका धार्मिक मत है, जो उनके सामाजिक मत हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनका भी विरोध किसके द्वारा किया गया था, समाचार चंद्रिका के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर, तो इसको याद कैसे करना है कि सती प्रथा पर कानून किसने बनाया था, सती 17, ऐसे याद करना है। तो सती 17, ठीक है। और सती कौन होती है, बेटी तो सती होती है भाई, महिला है वो, किसी न किसी की बेटी तो है ही, तो सती कौन होती है, बेटी। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जो 1829 का जो नियम 17 था, उसके तहत सती प्रथा से संबंधित कानून बनाया गया, यानी कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और किसने किया, बेंटिक ने किया। तो कैसे याद करोगे, सती 17 और सती कौन होती है, बेटी सती होती है। तो सती प्रथा का जो निषेध कानून बनाया था वो किसने बनाया था, विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 1830 में राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड गए। ओल्फिन नामक जहाज से वो इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने कहाँ भेजा, इंग्लैंड में भेजा, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। और किसकी उपाधि देकर भेजा था, राजा की उपाधि देकर भेजा था। देखिए एक राजा ही क्या कर सकता है, दूसरे राजा को उपाधि दे सकता है, और दूसरे राजा कौन है, राजा राम मोहन राय। तो राजा का नाम क्या है, मुगल सम्राट है अकबर द्वितीय, और इन्होंने राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। किसके दरबार में भेजा, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। कौन से जहाज से गए, ओल्फिन नामक जहाज से गए। अब देखिए यहां किस लिए भेजा, तो देखो एक तो सती प्रथा निषेध कानून 1829 को बनाए रखने की यहां पर अपील की विलियम चतुर्थ के साथ में। सेकंड बात क्या की कि मुगल सम्राट के वेतन भत्ते बढ़ाने की अपील की, क्योंकि भेज कौन रहा है, मुगल सम्राट भेज रहा है, तो भाई उसके लिए तो जो उसकी जो फायदे वाली बात है ना, वो तो सबसे पहले करनी पड़ेगी। तो मुगल सम्राट के वेतन भत्ते बढ़ाने की अपील की। इसके अलावा वे फ्रांस भी गए, जहां पर सोफिया डोब्सन कोलेट से मिले। ये सोफिया डोब्सन वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय की जीवनी लिखी थी। 27 सितंबर 1833 को मस्तिष्क रोग यानी कि मेनिंजाइटिस के कारण ब्रिस्टल यूके के अंदर इनकी मौत हो जाती है। इनका समाधि स्थल मदन लाल धिंगरा की कब्र के निकट ही है, और इनके समाधि स्थल की जो पंक्तियां हैं वहां पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी गई है। अब बात करें कि ब्रह्म समाज का प्रसार जो था भारत में किस प्रकार से हुआ। तो जैसे ही 1830 में राजा राम मोहन राय ने यहाँ से जाने का प्लान बनाया भारत से इंग्लैंड, तो उसी समय उन्होंने क्या कर दिया था, ब्रह्म समाज का न्यास किया था, यानी कि ट्रस्ट डीड, यानी कि मेरे जाने के बाद में ब्रह्म समाज को कौन चलाएगा, तो उसको एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो, न्यास या ट्रस्ट डीड की घोषणा इन्होंने की।
जिसमें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, रामचंद्र विद्यावागीश को, और द्वारकानाथ टैगोर को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और देवेंद्र नाथ टैगोर की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मधर्म। देवेंद्र नाथ टैगोर की है ब्रह्मधर्म। अब देखिए, राजा राम मोहन राय के ब्रिटेन प्रवास के दौरान ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला, विद्यावागीश ने संभाला। इस समय देवेंद्र नाथ टैगोर अपनी संस्था तत्वरंजनी के माध्यम से बंगाल में सक्रिय थे और 1840 में इस सभा या संस्था का नाम इन्होंने क्या कर दिया था, तत्वबोधिनी कर दिया था। यानी कि विद्यावागीश तो क्या कर रहे हैं, ब्रह्म समाज को संभाल रहे हैं, तो ठीक उसी समय देवेंद्र नाथ टैगोर क्या कर रहे हैं, इनकी संस्था थी तत्वरंजनी, उसके माध्यम से वो क्या कर रहे थे, बंगाल में सक्रिय थे और ये राजा राम मोहन राय की जो भी विचारधाराएं थी उनसे प्रेरित थे। और 1840 में इस तत्वरंजनी को क्या कर दिया इन्होंने, तत्वबोधिनी कर दिया। ब्रह्म समाज में तत्वबोधिनी सभा का इन्होंने विलय कर दिया 1842 के अंदर। और 1843 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसे सौंप दिया जाता है, देवेंद्र नाथ टैगोर को सौंप दिया जाता है। अब देखो याद कैसे करें, देखो 1833 में क्या होता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है, तो ठीक 10 साल बाद क्या हो जाता है, देवेंद्र नाथ टैगोर क्या कर लेते हैं, ब्रह्म समाज का नेतृत्व शुरू कर देते हैं। 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया गया। सोच के देखिए, एक तरफ क्रांति हो रही है, याद करने के लिए बता रहा हूँ केवल, है ना, कि एक तरफ तो क्रांति हो रही है और दूसरी ओर क्या हो रहा है कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया जा रहा है। केवल याद करने के लिए कि 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया गया और 1862 में उन्हें आचार्य पद के ऊपर नियुक्त किया गया। और केशव चंद्र सेन वही व्यक्ति हैं जिनके काल के अंदर ब्रह्म समाज का जो प्रचार प्रसार होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ब्रह्म समाज का सर्वाधिक प्रचार प्रसार केशव चंद्र सेन के समय हुआ। बंगाल से बाहर भी शाखाएं खुली। उग्र परिवर्तन, इन्होंने कुछ बहुत उग्र परिवर्तन किए, जैसे हिंदू पाठ के स्थान पर ईसाई पारसी पाठ करने आरंभ कर दिए। अब सोच के देखो कि एक ऐसा समाज है जो हिंदुत्व की अवधारणा को लेकर चल रहा है, हिंदू समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है, और अगर आप उनके अंदर क्या करने लग जाओ कि हिंदू पाठ के स्थान पर आप ईसाई पारसी पाठ करने आरंभ कर दोगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि मतभेद शुरू होंगे। और उन्हीं मतभेदों के कारण देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को 1865 में आचार्य पद से हटा दिया और 1866 में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हो जाता है। तो देखिए 62 में तो वो बने ही है, 1862 में केशव चंद्र सेन आचार्य बने हैं और 65 में उनको हटा दिया जाता है आचार्य के पद से, और 66 में क्या हो जाता है, ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हो जाता है। ब्रह्म समाज दो भागों में बटा, एक तो आदि ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन का एक पत्र भी था, इंडियन मिरर, और दूसरा पत्र था सुलभ समाचार। इनकी एक बुक का नाम है लॉज ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉज ऑफ लाइफ बुक किसकी है, केशव चंद्र सेन की है। 1872 में इन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम भी पारित करवाया था, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट भी पारित किनके प्रयासों से हुआ था, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ था। 1870 में इंग्लैंड गए, वहां पर 70 व्याख्यान इनके द्वारा दिए गए, और वापस लौटकर 1870 में इन्होंने क्या किया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 70 में इंग्लैंड गए, 70 व्याख्यान दिए, और 70 में ही वापस आ गए और क्या कर दिया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कर दी। किसने, केशव चंद्र सेन ने। 1872 में ब्रह्म विवाह कानून, जो ब्रह्मो मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो पारित हुआ, जिसने ब्रह्म विवाहों को वैध ठहराया, जिनमें अंतरजातीय और विधवा विवाह भी शामिल थे। शर्त केवल यह थी कि विवाह करने वाला अपने आप को गैर हिंदू घोषित करे। यानी आपको क्या करना है, अपने आप को गैर हिंदू घोषित करना है, और आप क्या कर सकते हो, अंतरजातीय विवाह भी कर सकते हो, विधवा भी क्या कर सकती है, पुनः विवाह कर सकती है। ये था आपका 1872 का ब्रह्म विवाह कानून। केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी बेटी सुनीति का बाल विवाह, अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, 1872 में ब्रह्म विवाह कानून बना रहे हैं, शादी की उम्र तय कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही बेटी का विवाह बाल विवाह इनके द्वारा कर दिया जाता है छोटी सी उम्र के अंदर, जिस कारण से क्या होगा, फिर से ब्रह्म समाज का विभाजन होगा। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी बेटी सुनीति का बाल विवाह कूच बिहार के राजकुमार के साथ करने के कारण
भारतीय ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1878 में। तो पहला कब होता है? 1866 के अंदर, और दूसरा कब होता है? 1878 के अंदर, लगभग 12 साल के बाद। दो भागों में बटा, एक तो था साधारण ब्रह्म समाज और एक था भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज तो वही था केशव चंद्र सेन वाला, जो धीरे धीरे क्या हो रहा था, समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा था। और साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? आनंद मोहन बोस, एस.एन. बनर्जी और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया। 1881 में सेन ने अपना नया विधान बनाया और एक नए सार्वभौम धर्म की ओर बढ़ने लगे। अब देखिए, ये सारी चीजें आपने क्या कर लिया, विस्तार से पढ़ा कि आपने देखा कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने भारतीय समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां व्याप्त थी उनको क्या करने का प्रयास किया, दूर करने का प्रयास किया। तभी तो इसे क्या कहा जाता है कि पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इसका मतलब क्या हुआ, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, इन सभी को दूर करने का प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अब ये पूरी की पूरी जो बातें आपने पढ़ी, उनको एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा। और ये ट्रिक मैं बार बार क्यों कहता हूँ, आपको ये ट्रिक ही क्या होंगी, एग्जाम के अंदर याद रहेंगी। ठीक है, तो इनको आप अपनी अलग से कॉपी में लिख लो और बार बार दोहराओ इनको डेली। अब देखो, कोई बच्चे कह देंगे कि सर इतनी ट्रिक क्या याद थोड़ी ना होती है। तो भैया, जब भी ये दिमाग में ख्याल आए ना कि इतनी ट्रिक याद नहीं होती, इतना कैसे याद करें, तो ये सोचना कि कोई ऐसा बंदा और भी है। ठीक है, जब आप ये सोच रहे होते हो ना कि इतनी ट्रिक कैसे याद होंगी, तो कोई और है जो इस समय पढ़ रहा है और इन ट्रिक्स को याद कर रहा है, बार बार इनको घोट रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर रहा है, तो वो ले जाएगा आपकी सीट। तो ठीक है, तो जब भी ये दिमाग में ख्याल आए ना कि इतना मैटर किस प्रकार से तैयार होगा, इतनी ट्रिक्स वगैरह जो हैं वो कैसे तैयार होंगी, तो अपने दिमाग में फिर ये सोचना कि आप नहीं कर रहे हो तो कोई है दूसरा जो इसी समय पढ़ रहा है और इन सारी ट्रिक्स को याद कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक बताता हूँ आपको, और सिंपल सी है। ठीक है, किस प्रकार से कि ब्रह्मराज ने तोहफा दिया फ्रेंड सोसाइटी को। ठीक है, ब्रह्मराज ने तोहफा दिया, किसे दिया? फ्रेंड सोसाइटी को दिया, कॉलेज में। अब इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं कि ब्रह्म समाज ने तोहफा दिया, किसे दिया? फ्रेंड सोसाइटी को दिया, कॉलेज के अंदर। क्यों दिया भाई? क्योंकि ईसा का प्री निकल गया। ईसा लड़की का नाम है ना, और वो क्या कर रही है? आरएस प्री की तैयारी कर रही है, तो ईसा का प्री निकल गया। क्यों, कैसे निकला उसका प्री? क्योंकि उसने संवाद किया और अखबार पढ़ा नियमित। उसने संवाद किया और अखबार पढ़ा। भाई अखबार पढ़ेगी, संवाद करेगी, तभी तो क्या होगा, प्री निकलेगा ना। तो उसने क्या किया? संवाद किया और अखबार पढ़ा नियमित। ठीक है, जिससे उसकी जो 3 यूनिट्स थी ना, अंत की 3 यूनिट्स थी ना व्याकरण की, वो एकदम क्लियर हो गई थी उसकी। अब देखो कैसे याद करना आपको कि ब्रह्मराज ने तोहफा दिया। ब्रह्मराज का मतलब क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। और कब की गई? बार बार बोलना है, 20, 8, 28। 20 में 8 जोड़े कितने हो गए? 28। तोहफा, भाई गिफ्ट दे रहे हैं ना, तो तोहफा दिया, किसे दिया? तो तोहफे से क्या याद करना आपको? तुहफात उल मुहाइदीन। देखो ये तुहफात लिखा ना, तुहफात, इसी को आपको क्या पढ़ना है दिमाग में? तोहफा। ठीक है ना, वैसे इसको क्या बोलते हैं अपन? गिफ्ट। तो गिफ्ट भी इसका क्या था? इंग्लिश अनुवाद किया था ना, तो वो कब है? 1809 के अंदर इनकी रचना आई थी। उसके अलावा इन्होंने फ्रेंड सोसाइटी की स्थापना की थी 1815 के अंदर, आत्मीय सभा की स्थापना। और ये सारी चीजें मैं क्रम से बता रहा हूं, ठीक है ना, तो आपको क्रम से, अगर हो सके तो क्रम से याद करने की कोशिश करना। सोसाइटी से आप क्या याद रखोगे? वेदांत सोसाइटी। सोसाइटी से आपको क्या याद रखना कि 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की स्थापना, उसका सहयोग किया था हिंदू कॉलेज की स्थापना में। यहाँ से पहली लाइन हो गई कि ब्रह्मराज ने तोहफा दिया, फ्रेंड्स को तोहफा दिया, फ्रेंड सोसाइटी को दिया। कब दिया, कहाँ दिया? तो क्या कहोगे? कॉलेज में दिया। और वो कौन सी कॉलेज है? हिंदू कॉलेज है, ये भी याद रखना। कौन सी कॉलेज में दिया? हिंदू कॉलेज में तोहफा दिया, क्योंकि ईसा का प्री निकल गया। ठीक है, तो ईसा के नीति वचन या प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एक ही बात है दोनों। ठीक है, इनकी रचना कब की थी? 1820 के अंदर की थी। निकल का मतलब क्या है यहाँ पर? ब्रह्म निकल मैगजीन इन्होंने छापनी शुरू की थी, तो निकल से हो जाएगा ब्रह्म निकल मैगनीज, जो क्या है, मैगजीन। इसके बाद में संवाद। संवाद से क्या लगाओगे? संवाद कौमुदी।
ठीक है। संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली 1821 में। और संवाद किस भाषा में किया था, याद रखें आपको कि संवाद किस भाषा में किया था, बंगाली भाषा में किया था, यानी बंगाली भाषा की है। और किसके साथ किया था, सती के साथ किया था, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे देखिए, संवाद किया और अखबार पढ़ा नियमित। अखबार पढ़ा नियमित, अखबार का मतलब क्या है, मिरातुल अखबार 1822 में। नियमित का मतलब क्या है, नियम। और कौन से नियम, इनकी एक पुस्तक थी उत्तराधिकारी नियम, ठीक है। तो नियमित से याद रखोगे उत्तराधिकारी नियम। अखबार पढ़ा नियमित, जिससे क्या हो गया, उनकी 3 यूनिट्स, ठीक है ना, 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गई थी। तो 3 का मतलब क्या है, 3 अपील टू क्रिश्चियन। और यूनिट्स का मतलब क्या है, एक तो यूनिटेरियन सोसाइटी और एक यहाँ से आप याद रखोगे यूनिवर्सल रिलीजन, ठीक है ना। इनकी रचना थी यूनिवर्सल रिलीजन। तो 3 यूनिट्स हो गई थी, कहाँ पर हो गई थी, अंत में हो गई थी। यहाँ पर कॉलेज की बजाय आप ऐसे लिख लेना अंत में, क्योंकि कॉलेज ऊपर आ गया है ना, तो यहाँ पर अंत लिख दोगे तो आपको याद रह जाएगा कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना, सॉरी वेदांत कॉलेज की स्थापना, अंत में वेदांत कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज तो ऊपर आ ही गया और लास्ट में क्या जाएगा, वेदांत कॉलेज 1825 है भाई ये, ठीक है ना। 1825 कर लेना, इसको लिखा गया गलती से 1825 कर देता हूं इसको, है ना। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। इसके अलावा व्याकरण, तो व्याकरण से क्या लगाओगे, 2 बातें याद रखनी आपको, बांग्ला व्याकरण और गौड़ी व्याकरण भी किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय की रचना है। तो एक बार फिर से दोहराओ मेरे साथ में, और इसको कॉपी में लिख लेना अलग से, शॉर्ट नोट्स की कॉपी डाल ले, ठीक है। देखो, ब्रह्मराज ने तोहफा दिया फ्रेंड सोसाइटी को कॉलेज में। ब्रह्मराज ने तोहफा दिया फ्रेंड सोसाइटी को कॉलेज में, क्योंकि ईसा का प्री निकल गया भाई। खुशी हो रही है, ईसा ने आरएस प्री पास कर लिए, तो ईसा का प्री निकल गया। कैसे निकला, क्योंकि उसने संवाद किया और अखबार पढ़ा उसने नियमित, जिससे उसकी 3 यूनिट जो थी ना व्याकरण की, ठीक है ना, 3 यूनिट जो थी उसकी व्याकरण की, वो कॉलेज के अंदर उसकी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखने। अगर वीडियोस पसंद आते हैं ना तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी से निवेदन है, जो नियमित विद्यार्थी है ना, उनसे मेरा ये निवेदन है कि इतना अच्छा कंटेंट, इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ, तो आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।